जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर सिविल सर्विसेज गोयला क्लासेस की तरफ से आपका एक फाउंडेशन कोर्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी आपको बता रहे हैं। और हम बता चुके हैं हिस्ट्री के लिए क्लास 6 से हम एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटी के लिए हमें बहुत छोटी क्लासों में नहीं जाना होता, हम क्लास 9 से शुरू करेंगे। तो क्लास 9 की आपको जो पॉलिटी का जो चैप्टर 1 है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया जा चुका है, जिसको हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया है। चैप्टर 1 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, और जो मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने चैप्टर 1 में अभी तक पढ़ा है पॉलिटी में क्लास 9 की, वो पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्यों अपनाई जाती है, और डेमोक्रेसी का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, वो केवल सरकार तक नहीं है, वो इससे बाहर भी काम करती है डेमोक्रेसी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसका एक सारांश मैं आपको देता हूँ। पहले हम देखेंगे कैसे नेल्सन मंडेला की वजह से एक जो साउथ अफ्रीका है, जो एक कॉलोनी रहा था भारत की तरफ, वहाँ पर अंत में हमें दिखता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाता है, और इसके पीछे जो श्रेय जाता है ये कहीं ना कहीं हम जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनको जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चलेंगी। तो ये चैप्टर 2 है क्लास 9 का एनसीईआरटी, उसका ये पहला लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन बोली जा रही है मंडेला से कि आई हैव फाउट, एक सेकेंड, आइए। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला द्वारा एक बात की जा रही है कि आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मतलब मैंने जो गोरे शासक थे उनके विरुद्ध भी लड़ा, जो काले शासक थे उनके विरुद्ध भी लड़ा। आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने हमेशा एक आदर्श समाज की परिकल्पना करी है, जिसमें सभी लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, मित्रता से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, और सभी के पास बराबर अधिकार होंगे। और इट इज एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। यानी कि ये जो आदर्श है, ये जो एक परिकल्पना है मेरी, मैं चाहता हूं मैं इसी के लिए जीवित रहूं और ये सभी को मिले, राइट। बट इफ नीड बी इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर मुझे इस जो एक आदर्श मांग है मेरी, अगर मुझे उसके लिए मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मतलब यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी के अधिकार हों, सभी को समान मौका दिया जाए, सभी की जो डिग्निटी होती है उस डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, यानी कि सब मिलजुल कर रहें और समाज ऐसा बने जो भाईचारे की नींव पे रहे, राइट। तो इस तरह के राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं कौन? नेल्सन मंडेला। और कह रहे हैं कि ऐसे राज्य को पाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ, अर्थात कि मैं आंदोलन भी कर सकता हूँ, मरने के लिए मैं तैयार हूँ, राइट। आगे देखते हैं। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा वो नेल्सन मंडेला की बात है, और नेल्सन मंडेला के ऊपर कहीं ना कहीं देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। जो वहाँ की सरकार थी, यानी कि जो व्हाइट पीपल थे, जैसे कि आप जानते हैं भारत की तरह जो साउथ अफ्रीका है वो भी कॉलोनी रहा, तो इस तरह की बातें करते थे नेल्सन मंडेला। तो जो व्हाइट पीपल थे, जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। यानी कि 1964 में ये और ऐसे ही अन्य जो 7 लोग थे जो इस तरह की बातें करते थे, उनको जेल में आजीवन कारावास के लिए डाल दिया गया। आजीवन कारावास, याद रखिएगा, 1964 में। अब हम आगे देखेंगे। अपोज दी अपार्थाइड या अपार्थीड। ये अपार्थीड क्या है? अपार्थीड एक ऐसा तंत्र होता था, ध्यान से सुनिएगा। अपार्थीड एक ऐसा तंत्र होता था जिसमें भेदभाव किया जाता था। मतलब जो वाइट थे, यानी कि जो गोरे थे, उनको विशेष दर्जा दिया जाता था, और जो गोरे नहीं थे, यानी कि जो काले थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये जो तंत्र था इसे हम कहते थे अपार्थीड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपार्थीड जो तंत्र है उसके हमेशा विरोध में रहते थे, इसीलिए इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई चलाई गई और इनको आजीवन कारावास में डाल दिया गया। किसको? नेल्सन मंडेला और जो 7 अन्य लोग थे, राइट। He spent the next 28 years in the South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड। देखिए, रॉबिन आइलैंड एक
साउथ अफ्रीका में एक प्रिजन है जहाँ पर चारों तरफ वो समुद्र घिरा है। तो कहते हैं वहाँ पर काफ़ी जो अपराधी होते हैं उनके साथ काफ़ी भयानक व्यवहार किया जाता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, जैसे भारत में भी एक उदाहरण है सजाए काला पानी, जैसे काला पानी वाला जो है प्रक्रिया आप देखिएगा तो उसमें इस तरह का ही व्यवहार किया जाता था इस जेल में, जो कि जेल का नाम है रॉबिन आइलैंड और इसमें रखा गया था नेल्सन मंडेला को। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 28 वर्ष के लिए इनको जेल में रखा गया। अब कहीं कहीं पर आपको ये 28 के बदले 33 भी दिखेगा, 33। तो एज पर एनसीईआरटी डेटा ये 28 वर्ष है, ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक इसे 33 मानती है। तो आप जब भी इसे 28 मेंशन करते हैं या 33 मेंशन करते हैं तो आप वहां पर उसका रेफरेंस दे सकते हैं, 28 एज पर एनसीईआरटी, राइट। तो यहाँ पर अब प्रश्न आना चाहिए मन में कि अभी मैंने आपको बताया कि आजीवन कारावास इनको दिया गया था, परंतु अभी मैं बता रहा हूँ, या मैं क्या बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बता रही है कि 28 साल में इनको छोड़ दिया गया। अब आजीवन तो आजीवन होता है, तो यहाँ पर 28 वर्ष इसलिए है क्योंकि कुछ सरकार में परिवर्तन आएगा, अभी आप देखेंगे आगे, इस वजह से इनको छोड़ दिया जाता है, राइट। तो आगे देखते हैं। आगे हमें मिलता है कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, और अपार्थीड ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम, ये एक तंत्र का नाम था, ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि रेस के आधार पे भेदभाव किया जाता था। जैसे कि काला गोरा, ये भी एक रेसिज्म है, तो ये भेदभाव किया जाता था। जैसे इसको हम जोड़ते हैं हमारे भारत से, क्या भारत में इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो साफ कहता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसमें रेस का भी नाम आता है। और वैसे ही आपका अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल 16, वहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसमें से एक है रेस, ठीक है। तो यानी कि भारत में किसी भी तरह का रेस के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु जो अपार्थीड है, अपार्थीड में क्या होता था, रेस के आधार पे भेदभाव किया जाता था। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? अगर पूछेंगे कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन क्या अपार्थीड तंत्र करता था, आप कहेंगे बिल्कुल करता था। एक म्यान पे, जो तलवार की म्यान होती है, उसमें या तो अपार्थीड तंत्र रह सकता है या अनुच्छेद 15 या 16 रह सकता है, वो एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात भारत में क्या अपार्थीड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसे रोकता है कौन? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, राइट। और भी है, फिलहाल 2 याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपार्थीड आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दी 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्सेस इन दी वे, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन साम्राज्य था, खासकर जो यूके वाले थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपना कॉलोनी बना दिया था, भारत की तरह बिल्कुल। भारत के लिए भी हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में, क्योंकि अगर मैं बैटल ऑफ बक्सर की बात करूं तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1764। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 1765 में जो ब्रिटिशर्स थे उनको दीवानी अधिकार मिला था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में जो भारत था वो कॉलोनी बनने लग गया था। वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो साउथ अफ्रीका है उसके लिए भी हम 17th और 18th सेंचुरी मानते हैं कि ये इस समय कॉलोनी बन गया, गुलाम बन गया, ठीक है, किसका? ब्रिटिशर्स का। आगे देखते हैं। बट अनलाइक इंडिया, अब इंडिया से विपरीत है, इंडिया भी कॉलोनी बना, साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी बना, परंतु क्या फर्क था वो हम देखते हैं। बट अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर, यानी कि भारत और साउथ अफ्रीका की अगर हम तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉलोनी बने हैं, परंतु तुलना करते समय एक बात समझ में आती है कि भारत में ज्यादातर ब्रिटिशर्स रहे नहीं, परंतु साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स काफी रहे, वहीं पर उन्होंने अपना घर भी बना लिया, यानी कि वहीं सेटल हो गए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबर देम फ्रॉम द बेसिस ऑफ स्किन कलर, मैंने अपार्थाइड के बारे में पहले ही बता दिया आपको। अपार्थाइड एक ऐसा तंत्र होता था जिसमें रेसिज्म होता था, यानी कि उसने समाज को मुख्यतः 2 वर्गों में, मुख्यतः मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। जो वहां के नेटिव थे वो ब्लैक हो गए और जो बाहर से आए हैं वो व्हाइट हो गए, राइट। आगे हम देखते हैं। द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबर, ये हमने देख लिया है। अब देखिए जो नेटिव पीपल हैं साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कहलाते थे, और ये कहीं ना कहीं जो भी जनसंख्या थी उसका 3/4 इनका हिस्सा होता था, 3/4, यानी कि मानते हैं कि जो जनसंख्या है वो 12 है, तो हम कह सकते हैं अगर 12 जनसंख्या है तो 9 लोग कौन होते थे? साउथ अफ्रीका के होते थे, यानी कि 3/4 पॉपुलेशन इनकी होती थी, जो काफी है।
और ये क्या कहलाते थे, ब्लैक। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर दो ग्रुप थे, ब्लैक और व्हाइट। अब ब्लैक और व्हाइट के अलावा भी वहां एक और ग्रुप दिखता था जो कहलाता था ज्यादातर कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल मतलब मिक्स्ड ओरिजिन होती थी इनकी। कलर्ड पीपल इस्तेमाल किया जाता था जो भारत से आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारत के भी लोग काफी रहते थे। तो यानी कि अफ्रीका में तीन वर्गों में समाज को डिवाइड किया गया था। एक थे व्हाइट जो यूरोपियन थे, एक थे ब्लैक जो वहीं के नेटिव थे, साउथ अफ्रीकन थे, और एक हैं आपके मिक्स्ड कलर के जिनको कलर्ड कहा जाता था, यानी कि भारतीय, राइट। इसीलिए आप जानते होंगे गांधी जी ने वहां मोर्चा संभाला था। गांधी जी ने अपना पहला जो राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था वो साउथ अफ्रीका में ही किया था, यानी कि जब वो भारत आए थे उनको ऑलरेडी तजुर्बा था कि किस तरह से जो मास होता है, जो भीड़ होती है, उसको एकत्रित किया जा सकता है, राइट। अब जो लोग भारत से साउथ अफ्रीका गए थे तो वो लोग वहां जब सेटल हो गए तो उनको कलर्ड कहा गया। द व्हाइट रूलर ट्रीटेड ऑल द नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर, द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। यानी कि व्हाइट क्या करते थे कि नॉन व्हाइट, यानी कि चाहे वो भारतीय थे, चाहे वो साउथ अफ्रीकन के जो नेटिव थे, मूल वंशज थे, उनको वो नॉन व्हाइट कहते थे, और उनको कहीं ना कहीं जो वोटिंग अधिकार होता है वो भी नहीं दिया था। यानी कि वहां वोट देने का अधिकार केवल किसके पास था, जो व्हाइट पीपल थे, राइट। ये बात अपनी याद रखनी है। अब देखिए जो अपार्थीड सिस्टम है, यहीं से आपको पता चल रहा होगा अपार्थीड सिस्टम के विरुद्ध कौन काम करेगा। ऑब्वियसली जो वहां के ब्लैक हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, तो वो क्या करेंगे, इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। तो यहां पर आपको पता ही है ये जो ब्लैक पीपल हैं वो अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। अब देखिए अपार्थीड सिस्टम में इसमें कुछ और बातें भी यहाँ पर बता रखी है। इस तरह से बता रखा है कि जो ब्लैक पीपल थे वो लोग जहाँ गोरे लोग रहते थे वहां वो रह ही नहीं सकते थे। जहां गोरे लोगों की सोसाइटी है वहां पर ब्लैक पीपल्स वर नॉट अलाउड। और ये यहाँ पर ये भी लिखा जा रहा है दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिशन। यानी कि जहां व्हाइट लोग रहते हैं अगर वो काम करना चाहते हैं उस एरिया में वो तभी कर सकते हैं जब व्हाइट के द्वारा उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा, तभी वो कर सकते हैं, राइट। बात की जाए ट्रेन, बसेस, टैक्सी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, ये सब ट्वायलेट्स, सब में क्या था, डिवीजन था। कालों के लिए अलग, गोरों के लिए अलग, सब में। यानी कि जिस ट्रेन में जो ट्रेन व्हाइट्स के लिए है उसमें ब्लैक नहीं बैठेंगे, इस तरह का एक भेदभाव दिखता था समाज में। इमेजिन करिए भारत में अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट। हम लकी हैं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो कर ही नहीं सकता, वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो ये दिस वाज कॉल्ड द सेग्रीगेशन, मतलब यही जो डिवीजन हो गया है कि भैया ब्लैक वाले अलग ट्रेन में बैठेंगे, व्हाइट वाले अलग ट्रेन में बैठेंगे, ब्लैक वाले अलग टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट वाले अलग टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से क्या है, यही चीज कहलाई आगे चल के सेग्रीगेशन ये कहलाया, ठीक है। हालत ये स्थिति ये थी कि ये लोग उन चर्चों में भी नहीं जा सकते थे जहां पर जो व्हाइट पीपल वर्शिप करते थे। यानी कि जो लोग व्हाइट जहां पर पूजा कर रहे हैं वहां पर ब्लैक लोगों को अलाउड ही नहीं है। अब बताइए जहां पर पूजा पाठ वाली बातें हैं वहां पर भी भेदभाव किया जा रहा है। तो स्थिति देखिए किस तरह का शोषण हो रहा था उस समय, राइट। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि जो ब्लैक्स हैं वो एसोसिएशन भी नहीं बना सकते। देखिए एसोसिएशन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एसोसिएशन क्या करती है कि आपकी बात रखने में आपकी सहायता करती है। देखिए एसोसिएशन क्या होता है, जैसे 6 लोगों का एक एसोसिएशन है तो वो आपस में मिलजुल कर कुछ बातें करेंगे और उसका एक निष्कर्ष निकलेगा, वो अच्छा निकलेगा, ठीक है, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। लोकतंत्र भी तो एक तरह का एसोसिएशन है जिसमें सभी लोगों से राय मशवरा लिया जाता है, सभी लोगों की सुनी जाती है, फिर मेजोरिटी के हिसाब से फैसला लिया जाता है। तो पहले तो एसोसिएशन है ना, सबको भाग लेने का अधिकार दिया जा रहा है। और भारत के संविधान में अगर मैं अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी फॉर कैट की बात करूं तो वहां पर आपको दिखेगा कि भारत में एसोसिएशन बनाने का जो आपका अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि लोकतंत्र की जो आधार है वो एक एसोसिएशन ही तो है। तो यहाँ पर आप देखिए एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से तो साफ प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही है कहाँ, साउथ अफ्रीका में, राइट। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1950 के बाद द ब्लैक कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। यानी कि 1950 के बाद हमें दिखता है कि जो ब्लैक हैं और जो इंडियंस हैं वो मिलके ये अपार्थाइड सिस्टम जो है उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो काले हैं और जो भारतीय हैं वो अब गोरों के विरुद्ध उनके जो तंत्र है, जो भेदभाव वाला उनका जो तंत्र है, उसके विरुद्ध एक साथ लड़ रहे हैं, ठीक है।
दे लॉन्च द पोस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, यानी कि वो स्ट्राइक करने लगे, आंदोलन करने लगे, मार्च करने लगे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी सेग्रीगेशन, यानी कि जैसे भारत में आपको पता है INC है जो 1885 में गठित होती है, जो एक अम्ब्रेला का काम करते हैं। अम्ब्रेला मतलब जो छोटी छोटी जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितना भी विरोध हो रहा है सरकार के विरुद्ध, वो उसी की छत्र छाया में हो रहा है। तो वैसे ही अफ्रीका में कौन था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी की छत्र छाया में सारे के सारे जो स्ट्राइक हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, राइट। This include many workers union and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and plead. देखिए ऐसा नहीं था कि अपार्थीड तंत्र से केवल काले और भारतीय नाराज थे। कुछ कुछ जो लोग भावुक थे, वाइट यानी कि जो गोरे लोग थे, जिनको ये समाज में जो ये शोषण हो रहा था उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो अपार्थीड तंत्र था उसके विरुद्ध आवाज उठाई। यानी कि इसमें से कुछ लोग गोरे भी शामिल हो गए इसमें, ठीक है। Several countries denounced apartheid as the unjust and racist, यानी कि बहुत सारे जो देश थे उन्होंने ये अपार्थीड जो तंत्र है इसको गलत बताया। आज के युग में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नैतिक नहीं है, ये बात बताई है। देखिए इससे होगा क्या, इससे कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर आएगा किस पे? UK पे, और जो उन्होंने ये तंत्र अपना रखा है कौन सा, अपार्थीड, उसको हटाने के लिए प्रेशराइज होंगे अब ये। But the white racist government continue to rule, detain, torture, killing the thousands of black and colored people. यानी कि अभी भी इतने स्ट्राइक हो रहे हैं, इतना इंटरनेशनल प्रेशर आता है, फिर भी ये जो वाइट पीपल हैं इन्होंने ये अपार्थीड सिस्टम को बचाने के लिए लोगों का शोषण किया, लोगों को टॉर्चर किया, गोली चलवा दी, मार दिया बहुत लोगों को जो ब्लैक पीपल हैं, राइट। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। अब फिर भी क्या होता है, जीत तो क्या है ना, जीत तो जब आंदोलन छिड़ गया है और जब लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, फिर तो इतिहास बदलता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब होता क्या है, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड हैड इंक्रीज, यानी कि बढ़ता जा रहा है। जैसे भारत में हो रहा था ना, भारत में आपने देखा कि गांधी जी ने बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कि भैया आज़ादी दे दीजिए, है ना, हम आपकी तभी मदद करेंगे। फिर भी ब्रिटिशर्स बार बार ये कह रहे थे हम आज़ादी आपको देंगे, पर जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब देंगे। तभी अंत में आपने देखा गांधी जी ने भी कहा आप करो या मरो, एक आंदोलन छेड़ते हैं जिसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च होता है, तो वहां पर वो बोलते हैं ना कि करो या मरो। तो यही स्थिति यहाँ पर भी आपको दिखेगी कि ये बढ़ता जा रहा है। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, यानी कि अब सरकार को भी समझ में आ गया भैया अब इनको कितना भी मार दो, कितनी भी गोली भी मार दो, अब हम इनको कंट्रोल में नहीं रख सकते। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, जब आंदोलन बहुत उग्र हो जाता है, जब अपनी जान की परवाह नहीं होती है, फिर तो सरकार को दबना ही पड़ता है, सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो यही होता है। द वाइट रिजाइम चेंजेज इट्स पॉलिसीज, यानी कि अब जो शासक थे गोरे, उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जितना भी ऐसे कानून थे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जैसे कि ट्रेनों में डिस्क्रिमिनेशन, टॉयलेट्स में डिस्क्रिमिनेशन, कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन, वो सब सारे के सारे कानून हटा दिए गए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार दे दिया गया, राजनीतिक दल आप बनाइए। मीडिया जो था उनका, उस पर भी जितने भी बैन किए थे वो सब हटा दिए गए। आफ्टर 28 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। अब क्योंकि वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने मांग उठाई थी कि नेल्सन मंडेला को छोड़ा जाए, तो 28 वर्षों के पश्चात, इमेजिन करिए 28 वर्ष क्या होते हैं। अगर आपकी जिंदगी, अगर आप 20 साल के हैं तो 28 वर्ष यानी कि आप 50 साल, लगभग 50 साल की एज में बाहर आएंगे। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी पूरी दांव पे लगाई है, राइट। तो नेल्सन मंडेला बाहर आते हैं, राइट। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1994, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मार्क द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यानी कि अब देखिए एक और लोकतंत्र मिल गया है विश्व को, कब? 1994 में, यानी कि 26 अप्रैल 1994 को। देखिए याद करने का तरीका बहुत आसान है। भारत को गणतंत्र कब मिला? 26 जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी, 26 तारीख याद रहेगी, तो 26 अप्रैल 1994, राइट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे जो होता है 24 अप्रैल होता है, तो सचिन तेंदुलकर के बर्थडे के 2 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल 1994 को एक हमें विश्व को एक नया लोकतांत्रिक देश मिल जाता है, उसका नाम है साउथ अफ्रीकन, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अब आपको देखते हैं आगे कि
रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जो मोनार्क नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर जो मुखिया होगा देश का वो निर्वाचित होकर आएगा। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या भारत रिपब्लिक है? बिल्कुल है। भारत के भी जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होकर आते हैं, राइट। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, यानी कि जो अपार्थाइड तंत्र जिन्होंने बनाया था, जो सरकार थी, वो उसका हो गया खात्मा। अब यहां पर क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनेगी। देखिए मल्टी रेशियल, देखिए कितना बढ़िया बात है। देखिए गोरों ने कालों को दबाया, ध्यान से समझिएगा, गोरों ने कालों को दबाया अपार्थाइड सिस्टम से। जब बागडोर कालों के पास आ गई तो काले अभी भी कह रहे हैं कि हम मल्टी रेसिज्म अपनाएंगे, यानी कि हम व्हाइट को भी रखेंगे, व्हाइट को भी पूरा सम्मान देंगे। तो यही तो खूबसूरती होती है, तभी तो राज्य टिकता है। वरना इसका जो दुश्मनी होती तो क्या होता? जैसे ये देश आजाद होता तो जो गोरों ने कालों के साथ किया तो काले भी गोरों के साथ यही करते हैं। परंतु उसका अंत क्या होता है? उसका अंत क्या होता है? फिर ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये एक दुश्मनी बनाता। तो देखिए यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी के नेतृत्व में कितनी बढ़िया बातें हुई कि उन्होंने कहा सब भूल जाओ, इन्होंने क्या किया, क्या अब हमारी बागडोर है, हमारे पास है, अब हम दिखाएंगे क्या है। तो हम करेंगे मल्टी रेशलिज्म का सम्मान, यानी कि चाहे गोरा है, काला है, चाहे इंडियन है, सभी का सम्मान होगा, सभी को अधिकार मिलेगा। तो देखिए ये खूबसूरती है, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है एनसीईआरटी में कि हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। यानी कि जब 26 अप्रैल 1994 को जब आजाद हो रहा है तो पहले प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं? नेल्सन मंडेला। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, पहले इनकी स्पीच सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एनसीईआरटी साहब कह रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। तो यहां पर कहा जा रहा है हिस्टोरिकल इवेंट सक्सीडिंग इन नेगोशिएटिंग एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन अदर। इसमें ये कह रहे हैं, अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, अब जो परिवर्तन हुआ है, जो अपार्थाइड तंत्र से जो लोकतंत्र में आए हैं हम लोग, उसका ये मतलब है कि हम अब भाईचारा चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि भैया जो गोरों ने हमारे साथ किया है हम भी उनके साथ करें। अब हम चाहते हैं सब मिलके प्यार मोहब्बत से रहें। आगे देखेंगे, माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग अच्छाई में विश्वास कभी ना छोड़ें, अच्छाई में विश्वास कभी ना छोड़ें। वे इस बात को संजोए कि मानव में विश्वास हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी कि देखिए लोकतंत्र की जो बुनियाद है, आप मुझे बताइए, लोकतंत्र अपने आप तो काम नहीं करता ना। जैसे एक उदाहरण से इसको बेहतर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे भारत का लोकतंत्र हम उठाते हैं अभी का, वर्तमान का, वहां पर आप क्या करते हैं, अपना जो आपकी कानून बनाने की शक्ति है वो वोट के माध्यम से आप अपने जो भी प्रतिनिधित्व होता है उसको दे देते हैं और मानते हैं वो मेजोरिटी में आ जाते हैं तो सरकार बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की बागडोर की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी किसको दे दी है? किसी इंसान को तो दी है। यानी कि आप अभी भी उस इंसान पे भरोसा करते हैं, क्योंकि सरकार है क्या? सरकार असल में इंसान ही तो है, ग्रुप ऑफ द पीपल है, ग्रुप ऑफ द पीपल है, राइट। सरकार ये तो है, ग्रुप ऑफ द पीपल। तो भरोसा, यानी कि लोकतंत्र की जो बुनियादी ढांचा है वो भरोसे पे है। बिना भरोसे के तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात, तभी इनका इतना नाम चलता है। इनकी एक स्पीच में इतनी खूबसूरत बात होती है जो हमें काफी कुछ सीखने को मिलती है, जिससे हमारी मेंस राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है। और इसी को आप कोट कर सकते हैं अपनी मेंस राइटिंग में, राइट। तो यहां से इन्होंने क्या समझाया हमें कि लोकतंत्र की बुनियादी है भरोसा। आगे देखते हैं, आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब ये नया एक लोकतांत्रिक देश विश्व को मिलता है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो बैक टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइट इन पावर। मतलब यहाँ पर मांग उठाई जा रही है साउथ अफ्रीका की नई नवेली सरकार द्वारा कि जो भी अत्याचार इन गोरों ने हम पे किए थे आप सभी लोग भूल जाइए। मतलब वो ब्लैक से आग्रह कर रहे हैं, आप भूल जाइए और एक नई शुरुआत करिए, ठीक है। They said, let us build a new South Africa based on equality on races, man and woman, on democratic values, social justice and human rights। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अब वो कह रहे हैं कि एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं, एक नया लोकतांत्रिक देश बनाते हैं जिसमें सभी को अधिकार दिए जाएंगे, सभी की वैल्यू होगी, यानी कि सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, उनकी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, सोशल जस्टिस दी जाएगी। सोशल जस्टिस भारत में
क्या है, अगर इससे पूछा जाए आपसे व्हाट इज द सोशल जस्टिस, कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? तो वो एग्जांपल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव जो होती है वो एक सोशल जस्टिस है, राइट। जैसे आपको जो जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, जैसे जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं उनके सस्ते दामों में उनको सामान दिया जाता है, तो ये भी तो एक सोशल जस्टिस है, राइट। तो ये सब एक नया समाज बनाते हैं जिसमें सोशल जस्टिस दिया जाएगा सभी को। और ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं कुछ, जैसे जो ह्यूमन की डिग्निटी, इंसान को इंसान बना के रखते हैं, राइट। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कभी भी रोड में जाते हैं तो आपको दिखता होगा एक इंसान चेन में कुत्ते को घुमा रहा है। कभी आपने देखा है कि कुत्ता चेन में आदमी को घुमा रहा है, या कभी आपने देखा है आदमी आदमी को चेन से घुमा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंसान के अपने एक स्वाभिमान होता है, उसको आप चेन में तभी रख सकते हैं जब उसने अपराध किया है। जैसे जेल में आप जाएंगे, जिसको कठोर कारावास होता है उसको जेल में चेन में रखा जाता है, परंतु अगर उसने कोई भी अपराध नहीं किया तो उसकी एक डिग्निटी होती है, उसके अधिकार होते हैं, तो वो उसका जो स्वाभिमान है उसका संरक्षण करना होता है, ठीक है। इसे हम एक टाइप के ह्यूमन राइट्स कहते हैं, राइट, जो उसकी बेसिक नीड है। The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led to freedom struggle sat together to draw a common constitution। मतलब नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, अब जो हो गया खत्म करो, ना वाइट ना ब्लैक। अब आइए साउथ अफ्रीका के जितने लोग हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स बस गए थे, तो अब तो साउथ अफ्रीका के ही हो गए हों, इसीलिए आज भी आपको साउथ अफ्रीका की टीम में वाइट पीपल दिखते हैं, राइट। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं अब छोड़िए पुरानी बातें, चाहे गोरे हैं काले हैं, मिलके सरकार बनाते हैं, बहुत प्यारी लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं और इस देश को संभालते हैं, राइट। और इस देश में हर नागरिक को उसके अधिकारों से उसको रूबरू कराते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन एंड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। यानी कि लगभग 2 सालों के डिस्कशन के बाद वो एक संविधान लागू करते हैं अपना, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और भारत का संविधान कितने दिन में लागू हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो देखिए समानता है, दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान में देखिए समानता आ रही है। लगभग एक ही समय इनका दिख रहा है, लगभग 2 वर्ष। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। यानी कि नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। टुगेदर दे डिसाइडेड इन सर्च ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नोबडी शुड एक्सक्लूड वन इन द ट्रीटेड इन द डायमंड। यानी कि इसमें कहा जा रहा है किसी को भी डैनम नहीं माना जाएगा, यानी कि जो डेमन मतलब होता है, डेमन मतलब होता है राक्षस, नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने अपराध भी किया है तो उसको भी एक मानवता के आधार पे ही उसको सजा दी जाएगी, डेमन नहीं माना जाएगा। दे अग्री दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हाटएवर दे माइट हैव पास में। मतलब वही बात कह रहे हैं, जो पिछली बात है उसे छोड़ेंगे, अब गोरे काली वाली बात नहीं करेंगे, सब मिलकर बढ़िया तरीके से हमारा देश चलाएंगे। द प्रेम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्पिरिट। जितनी भी हमने बात करी है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? जो आपका साउथ अफ्रीका का जो प्रियम्बल है वहां मिल जाएगी, राइट। वैसे ही देखिए भारत का भी तो प्रियम्बल है। भारत का प्रियम्बल में आपको सब पता चल जाता है कि भारत कैसा है, राइट। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योरिटी ऑल द सिटीजन। तो इस तरह की बातें हमें दिखती है, तो वहां पर आपको पूरा समझ में आता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी, हम भारत के लोग, तो यानी कि भारत के लोगों को कितना महत्व दिया जा रहा है, राइट। तो ये बात है। आगे देखते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के संविधान ने कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है लोकतंत्र का, कि गारे मतलब जो काले गोरे मिलके क्या कर रहे हैं, अब मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले गोरों ने क्या किया था, कालों का शोषण किया था, पर देखिए जब कालों के पास तंत्र आया, सिस्टम आया, तो उन्होंने मिलके काम किया, राइट। और जो अच्छा आज तक आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कभी कोई अराजकता नहीं फैली है। हालांकि वहां पर आज भी आपको काले गोरे दिखेंगे, परंतु आज भी वहां को भी अराजकता नहीं दिखती है, राइट। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic। यानी कि जिस देश को 1994 से पहले कहा जाता था सबसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री है ये, अब इसी को कहीं ना कहीं 1994 के बाद से कहा जा रहा है सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी जो है वो साउथ अफ्रीका की है। What made this changes possible was the determination of the people of South Africa to work together। मतलब ये संभव कैसे हुआ? ये संभव इस वजह से हुआ क्योंकि एक डिटर्मिनेशन था, एक चाहत थी
कि भैया मिलके काम करना है। जब ये मिलके काम करने वाली चाहत आ जाती है, मतलब मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे छोटा हूं या वो मुझसे छोटा है, अगर वो आपके अंदर रहेगा तो कभी भी लोकतंत्र काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया, लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो भरोसा होती है और एक दूसरे का सम्मान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, भारत को अगर मैं इससे जोड़ूं तो भारत में क्या लिखा है, यूनिटी और इंटेग्रिटी दोनों शब्दों को लिखा है इंग्लिश में। क्योंकि अगर हिंदी में देखेंगे तो यूनिटी भी एकता होता है, इंटेग्रिटी भी एकता होता है, परंतु इंग्लिश में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो भारत में क्या कर रखा है, यूनिटी, मतलब लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, आपने यूनिटी बना के रखनी है, मतलब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है, राइट। उससे क्या होगा, एकता आएगी, और एकता आएगी तो हमारा देश क्या होगा, कभी भी खंडित नहीं होगा, अखंड बना रहेगा। तो यहां पर ये बात की गई है, राइट। आगे देखते हैं। तो यहां पर कुछ बात है मंडेला साहब की है, यहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड द सोलोमन पैक्ट, जो गंभीर समझौता है, इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर्ड दैट नो वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रेपिटेशन ऑफ अवर रेसिस। मतलब इसमें एक बात की जा रही है, दो बातें हैं, बता रहे हूँ, दो पहलू हैं हमारे संविधान में। एक बहुत गंभीर है कि जो भी हुआ था पास्ट में, अब वो नहीं दोहराया जाएगा कभी भी। वो जो रेसिज्म था, वो जो एक डिवीजन था समाज में, वो कभी भी नहीं किया जाएगा। कहाँ? साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका ने भूतकाल यानी कि पास्ट में देखा था। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज फुली शेयर्ड बाय द पीपल, अ कंट्री विच इज द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ओवर ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि इसका दूसरा ये है कि हमारा देश अब क्या करेगा, एक पूरे विश्व में कैसे छाएगा कि ये एक ऐसा देश है जहां पर गोरे काले भारतीय सब मिलकर साथ रहते हैं और बड़े खुश तरीके से रहते हैं, खुश होकर रहते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है, जहां पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना गोरा ना काला, ना आदमी ना औरत, सबका बराबर सम्मान होगा। तो इस तरह से विश्व में प्रख्यात होगा साउथ अफ्रीका। ये बात मंडेला साहब ने बोली है। अब हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ रिविजन करते रहिए। देखिए, पॉलिटी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसके जो लैब है वो है आपका समाज। जो भी आप पढ़ते हैं यहाँ पर, आप एक बार बाहर जाके देखिए, अपने घर में देखिए, आपको विशेषताएं दिखने लगेंगी, राइट। तो मैं यहीं से अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आइए एक बात कर लेते हैं, मेन बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स गोयला क्लासेस के द्वारा लाया जा रहा है, वो मात्र आपको पड़ेगा फिलहाल 2999 का। अदरवाइज इसके जो प्राइस है वो 5999 है। तो जल्दी से आप लॉगिन कर लीजिए, ऐसा ना हो आप सोचने में रह गए और ये जो कोर्स है ये डबल हो गया। और इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन आपको समझाई जाएगी, जिससे कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। और देखिए, जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा एग्जाम में आपके ऑप्शंस भी आते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आपको ये पता होता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक सिक्स सेंस और एक्टिव हो जाता है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्रैक हो जाता है। तो रीजन यही होता है ऑप्शंस देने का, कि वो ये देखते हैं कि इसकी बुनियाद कितनी अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो कमेंट करिए। कमेंट से क्या होता है कि हमें एक ऊर्जा मिलती है। और ये जो चैनल है, इसका जो लिंक है, आप और लोग उसके पास भी शेयर करिए जिनको अभी गोयला क्लासेस के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।